कि पाकिस्तान में जो आइली कवानीन हैं उनके नफाज के लिए जो कोर्ट है उसको फैमिली कोर्ट कहते हैं, जिसमें आपके सारे मामलात निकाह से रिलेटेड और जो है खुला से रिलेटेड और बच्चों के मेंटेनेंस से रिलेटेड और जो है बीवी के हकूक को जो है वो तकवीत देने के लिए और खामन के हकूक को तकवीत देने के लिए जो भी मसला बिटवीन दी स्पाउसेस होगा तो वो जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए जो काम करती है जो अदालत पाकिस्तान में बुनियादी कोर्ट जो है वो फैमिली ये सबसे पहला जो पिलर है कोर्ट्स का वो सिविल कोर्ट सिविल जज या मजिस्ट्रेट होता है। जब कोई खातून जो है वो आती है और ये समझती है कि मैं अब अपने खामद के साथ नहीं रह सकती हूँ तो उसने फिर खुला के लिए दावा दायर करना होता है। आप क्यों खुला ले रही हैं, रीजन आपको बताना पड़ेगा कि किन किन वजूहात की बिना पर। इसमें क्या ऐसी फैब्रिकेशंस हो सकती है कि जब वो अदालत में केस लेके जाए साबित करना पड़ेगा ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, सादुल्लाह कुंबो के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। मोहतरम सामीन इकराम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम लोग फैमिली कोर्ट के मुतालिक बात करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहतरम आबद महमूद संधू एडवोकेट साहब। इनसे हम ये कुछ सवालात पूछेंगे कि आया कि फैमिली कोर्ट क्या होती है और इसके क्या उमूर या मकासद होते हैं। सब ये बड़ी ही एक अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़रूरी गुफ्तगू है जिस साइड पे आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं कि फैमिली कोर्ट का काम क्या है, फैमिली कोर्ट होती क्या है। हर बंदा जो है वो चूँकि तालीम का फुकदान है बतौर ख़ास पाकिस्तान में। जी जी। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आइली कवानीन हैं उनके नफाज के लिए जो कोर्ट है उसको फैमिली कोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1961 का फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, 1964 का फैमिली एक्ट है। इन एक्ट्स की एलेबोरेशन के लिए जो कोर्ट है उसको फैमिली कोर्ट कहते हैं, जिसमें आपके सारे मामलात निकाह से रिलेटेड और जो है खुला से रिलेटेड और बच्चों के मेंटेनेंस से रिलेटेड और जो है बीवी के हकूक को जो है वो तकवीत देने के लिए और खामद के हकूक को तकवीत देने के लिए जो भी मसला बिटवीन दी स्पाउसेस होगा तो वो जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए जो काम करती है जो अदालत पाकिस्तान में बुनियादी कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये क्या आम जैसे कि आपके सेशन कोर्ट्स वगैरह जहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं इसी में फैमिली कोर्ट्स के होते हैं बेंचेस वगैरह या नहीं, साथ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वो शुरू होती हैं नीचे। सबसे पहला जो पिलर है कोर्ट्स का वो सिविल जज या मजिस्ट्रेट होता है। और सिविल जज का काम क्या है, आपने किसी भी तरह का सिविल नेचर का मुकदमा जो है उसको हेयर करना होता है, उसको सुनना होता है, उसको इंटरटेन करना होता है। उसी लेवल के जज के सामने जब मामला फैमिली नेचर का आएगा तो वो इम्पावर्ड होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो फिर फैमिली कोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी वही कोर्ट वही जज। अच्छा, जिसके सामने अगर सिविल नेचर का एक मुकदमा पड़ा हुआ है तो उस वक्त वो सिविल जज है। उसी नेचर के उसी लेवल के दूसरी कोर्ट जो है वो इम्पावर्ड है, इम्पावर्ड फैमिली कोर्ट, तो फिर वो फैमिली कोर्ट हो जाएगी। जहां तक आपका ताल्लुक आपका क्वेश्चन है कि जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे एपलेट कोर्ट्स होती हैं। जो ट्रायल का होता है वो नीचे होता है, तो ये ट्रायल कोर्ट होती है फैमिली कोर्ट। ट्रायल कोर्ट बुनियादी तौर पे उस कोर्ट को कहते हैं कि जिस कोर्ट में शहादत रिकॉर्ड हो। हाई कोर्ट में शहादत नहीं रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए उसको हम ट्रायल कोर्ट नहीं कह सकते। ठीक होगा, थैंक यू जी। अच्छा, ये जो अपनी कचहरियाँ होती हैं इनका क्या काम होता है, ये इनका भी फैमिली कोर्ट में? देखें,
कचहरी में काम क्या होगा, लिटिगेशन, लिटिगेंट जाएगा, मुकदमाबाजी करने वाला, लिटिगेंट कहते हैं मुकदमाबाज को, जिसका जो भी मुकदमा होगा वो कचहरी में ही जाएगा। अब कचहरी जिस तरह की, मतलब अगर आप लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में 4 जगहों पे कचहरियां हैं। फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, मार्टन कचहरी है, या फिर कैंट कोर्ट है। मगर सिविल कोर्ट लाहौर में पूरे में एक ही जगह है। और आपके जो है जज फैमिली कोर्ट वो भी सिविल कोर्ट में ही बैठे हुए हैं। दूसरी जो 3 जगह हैं, जैसे जिला कचहरी, मार्टन कचहरी और जो है वो कैंट कोर्ट्स, वहां सिर्फ मजिस्ट्रेट्स होते हैं। मजिस्ट्रेट्स का काम क्रिमिनल नेचर के मुकदमात को सुनना होता है। ठीक हो गया। तो ये सिविल कोर्ट्स का काम होता है फैमिली के मैटर्स में। देखिए, ये वन ऑफ द काइंड है सिविल की, ये जो आपका सिविल एक्ट्स की जो है सिविल इसमें हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है वो हमने अखज किया है सीपीसी से। अगरचे सीपीसी फैमिली लॉ में फैमिली कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, मगर इसका जो प्रोसीजरल कोड है वो सीपीसी से अखज किया हुआ है। हमारे यहाँ जो कोर्ट्स काम करती हैं वो एक प्रोसीजर के तहत काम करती हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे का कोई एफआईआर हुई है तो उसके लिए जो प्रोसीजरल कोड है वो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसी तरह अगर सिविल का कोई मुकदमा होगा तो वो सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये हमने फैमिली कोर्ट जो अपना बिजनेस या जो मामला जो भी अफेयर्स हैं वो सीपीसी से अखज किए हुए हैं, तो इसलिए हम इसे सिविल के नजदीक समझते हैं, ना कि क्रिमिनल लॉ के या फौजदारी मुकदमे के। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वो मामला होते हैं वैसे कि आप फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, ये खुला के केसेस वगैरह, तलाक का केसेस, ये किस तरह दायर किया जा सकता है? जब कोई खातून जो है वो आती है और ये समझती है कि मैं अब अपने खामद के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो उसने फिर खुला के लिए दावा दायर करना होता है। तो वो किसी कौंसल की खिदमत लेंगी, किसी वकील साहब की खिदमत लेंगी, उनको अपना सारा केस बताएंगी, फिर वकील साहब ने वो केस तैयार करना होता है। केस तैयार करने के लिए साथ ही, क्योंकि कानून में ये है कि आपने फैमिली लॉ में ये क्लियर लिखा हुआ है, फैमिली कोर्ट एक्ट में, कि आपने साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी देनी है। तो आपने गवाहान के नाम भी दे देने हैं, जो आपका सूट है, आप क्यों खुला ले रही हैं, रीजन आपको बताना पड़ेगी। जी। कानून में ये भी लिखा हुआ है कि किन किन वजूहात की बिना पर तनसीख निकाह का दावा डिग्री हो जाएगा, यानी खुला जो है वो हो जाएगी। आजकल पाकिस्तान में डेवलपमेंट बहुत हो गई है, इनलाइटनमेंट का एक इरा चला था जनरल परवेज मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से, तो उन्होंने औरतों के हकूक़ की बहुत बात की थी। तो वरना इससे पहले जो है पुराना जो हमारे पास सिस्टम था, खुला के बाज़ दावे जो हैं वो डिसमिस भी हो जाते थे। अच्छा, डिसमिस भी हो जाते थे। इस तरह के, मतलब अगर आप पुरानी बात करें तो वहां दावे खारिज भी होते थे, मगर अब जो खुला का दावा दायर हो जाता है वो डिग्री होता है। मतलब उसे क्लियर ही किया जाए, खत्म किया जाए, वो किसी एक के हक में हो जाएंगे, मतलब कि किसी एक के हक में औरत के हक में नहीं। होता है। देखिए ना, वो दावा होता ही 2 लोगों के दरमियान है। जी जी। मदइया होगी जो औरत होगी, और मुद्दा अलैह होगा जो खामद होगा। अब या तो मदइया वो सूट विड्रॉ कर ले अगर बीच में उनकी कंप्रोमाइज हो गया है, या वो डीएनपी हो जाए, डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, वो एक अलग बात है। अदरवाइज उस दावे पे शहादत आनी है, या फिर ये हो सकता है कि शहादत ना दे रही हो खातून, तो उस खैर इस पे अब नया कानून ये भी आ गया है कि सेकंड विटनेस की भी जरूरत नहीं है। सेकंड विटनेस की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मदइया के जो है बयान पे ही दावा डिग्री हो सकता है। तनसीख का मतलब क्या होता है? अलहदा हो जाना, मनसूख हो जाना, खत्म हो जाना। खुला और तलाक ये 2 अलग-अलग सब्जेक्ट, 2 अलग-अलग टॉपिक हैं। तलाक एक स्पेसिफिक राइट है जो एक स्पाउस को मिला है कुरान और सुन्ना के मुताबिक। तलाक का मतलब ये है कि जब खामद चाहे अपनी बीवी से तनसीख कर सकता है, निकाह खत्म कर सकता है, मनसूख कर सकता है, उससे अलहदगी इख्तियार कर सकता है। ये हक मिला मेल स्पाउस को, यानी खामद को।
दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया है जो वो है खुला। खुला एक स्पेसिफिक राइट मिल गया कुरान और सुन्ना के मुताबिक औरत को, फीमेल स्पाउस को, कि अगर मेल स्पाउस के साथ वो नहीं रहना चाहती है तो वो उससे अलहदा हो सकती है। खामद को तलाक का हक मिल गया, बीवी को खुला का हक मिल गया। कुरान और सुन्ना में ये हक पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो है उम्मत को मिला, इससे पहले ये नहीं था। और इससे सबसे पहली जो खुला की डिग्री है, पैगंबर के पास से एक सहाबिया आती है, वो आके अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जो है खामद के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पैगंबर ने उसके खामद के मुतल्लिक पूछा, वो भी पैगंबर के सहाबी थे, कि क्या तुम्हारे हकूक़े ज़ौजियत नहीं पूरे होते हैं? क्या तुम्हारे नानो नफ़का का ख्याल नहीं करता है, या उसमें ईमान की कमी है? तो उस सहाबिया ने फरमाया कि नहीं या रसूलल्लाह, जो मेरा खामद है वो मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी पूरे करता है, वो मेरे नानो नफ़का का भी ख्याल करता है, और दीन में भी किसी तरह की कमी नहीं है, मगर फिर भी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसे बतौर खामद जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो उनके अंदर में हम आंगी नहीं थी, वो हम आंगी नहीं थी, हम आंगी की नहीं बात थी। बात ये थी कि बीवी ने कहा जी कि मैं रहना नहीं चाहती। तो पैगंबर ने अपने सहाबी को फरमाया कि मेरे सहाबी, आप इसको सिंगल डाइवोर्स कर दो। इसीलिए खुला जो है वो सिंगल डाइवोर्स ही है। अच्छा, खुला की डिग्री सिंगल डाइवोर्स है। अच्छा, वो खुला एक तो औरत ने दायर कर दी ना, मतलब देना तो तलाक की सूरत में होगा ना, ये मर्द देगा ना। फिर समझिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते नहीं है अल्फाज का हेर फेर जो है। देखिए, खुला औरत का हक है। जी जी। खुला है क्या? खुला बुनियादी तौर पे आप समझिए ना कि है क्या। खुला है निकाह की मनसूखी, तनसीखे निकाह, निकाह का खत्म हो जाना, बाउंडिंग ऑफ रिलेशनशिप खत्म हो जाना, ये खुला है ना। जी जी। अब खुला क्या है? ये औरत का हक है कुरान और सुन्ना के मुताबिक। औरत जो है अगर वो अपने खामन के साथ नहीं आबाद होना चाहती है, हकूके ज़ौजियत वो नहीं पूरे करना चाहती है, तो फिर वो क्या करेगी? वो खुला ले लेगी। और ये रास्ता पैगंबर की सुन्नत है। तलाक जो है, तलाक एक अलहदा बात। तलाक तो खामन का हक है, वो उसका राइट महफूज है कि वो जब मर्जी अपना राइट अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और जब मर्जी वो अलहदा कर सकते हैं, तो निकाह को खत्म कर सकते हैं, मनसूख कर सकते हैं थ्रू तलाक। खामन जो देगा अलहदगी होगी खामन की साइड से तो वो तलाक होगी, और अगर बीवी की साइड से होगी तो वो खुला होगा। अच्छा, ऐसे केसेस में होता है बाज़ औक़ात के हमारे पास ये केस आ रहा है कि लड़की ने खुला ली हुई है, लेकिन बात वो कहते हैं कि खुला ली है लेकिन खामन ने तलाक भी दे दी है, ये क्या चीज होती है? देखिए, सूरत ये है कि खुला और तलाक में बार बार आपको अर्ज कर रहा हूँ कि दो अलग-अलग राइट्स हैं, दो अलग-अलग क्या कहते हैं जेंडर्स के राइट हैं, दो अलग-अलग स्पाउसेस के राइट्स हैं। अगर खामन ने तलाक दे दी है और बीवी ने भी खुला ले लिया है, मतलब दोनों का मतलब ये है कि वो तनसीख हो गया। ऑथेंटिकेशन में तो मसला ही कोई नहीं। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो है सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपने खुला लेने के बाद या तलाक देने के बाद आपने यूनियन काउंसिल से डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेना है, जिसे आप मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बगैर अगर वो इशू नहीं हुआ है तो हमारे यहाँ ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि बाज़ औक़ात जो है इस तरह के केसेस हमने किए हैं और कोर्ट्स में नजर आ रहे हैं इस तरह के केसेस के, जैसे डॉक्टर आमन लियाकत का केस है। अब आमन लियाकत के केस में अभी आप देखेंगे कि हानिया ने जो खुला के लिए केस फाइल किया हुआ था वो अभी मैच्योर नहीं हुआ था या डिग्री नहीं हुआ था, और डॉक्टर आमन लियाकत पहले फौत हो गए हैं। तो मेरी दानिश के मुताबिक और कानून की मंशा के मुताबिक हानिया को बतौर बेवा डॉक्टर आमन लियाकत कानून में वो कंसीडर किया जाएगा और वो डॉक्टर आमन लियाकत की लीगल एयर कंसीडर होगी। तो जो सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको मुअस्सर तलाक सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन काउंसिल से जारी होगा। अगर वो जारी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ना तलाक हुई ना खुला हुई है। कि यूनियन काउंसिल हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो, उनके पास, या आप जनरल समझने के लिए ये समझिए कि जिसके पास निकाह रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार,
ठीक है, वो भी तो आप देखें ना किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू करना होता है। तो इस तरह से निकाह भी उस जो, वरना ये कोई मुश्किल तो नहीं है, आपको जहां से मर्जी आप निकाह के पत्र खरीदें और जनाब साहब वो, मगर वो अगर रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं होगी, वैल्यूज नहीं होगी, एम्बिगुअस होगी ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब तलाक या खुला हो जाती है तो उसके बाद जो सामान्य जहेज होता है उसको कैसे किया जा सकता है कि वापसी का मुतालबा करना, या भी कैसे? देखें, सिविलाइज मुआशरे में सामान जहेज जो है बुनियादी तौर पे वो बीवी लेके आती है अपने खामद के घर, और अगर बदकिस्मती से अलहदगी होगी है ज़ौजैन के दरमियान में, तो सिविलाइज सोसाइटी तो यूं करती है कि वो आपस में घर बैठ के ये तय कर लेते हैं कि आप सामान जहेज वापस कर देंगे। तो वो वापस हो जाए तो अच्छी बात, अगर वापस नहीं होता तो फिर आप फैमिली कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स जो है वो आप करते हैं। अच्छा, इसमें कोई लिस्ट बनाना जरूरी है जो सामान जहेज जी, वो इसलिए होती है लिस्ट, इसलिए हम लगाते हैं चूंकि ये डिमांड की जाती है कोर्ट की तरफ से। बल्कि आप एक और मैं आपको बता दूं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इस पे वो ये आई है कि जो आमतौर पे सामान जहेज के सूट्स होते हैं उसमें जितना बीवी लेके जाती है उससे डबल ट्रिपल लिख दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बाजुकात ये हमारे एंड पे भी डाल देते हैं कि लॉयर्स लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो प्लेंटिफ ने आके या साहिला ने आके लॉयर को कहना है कानून के मुताबिक लॉयर ने वैसे ही लिखना है, और लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड करनी है। लिस्ट पे तामी इंप्रेशन होता है, लिस्ट पे सिग्नेचर होते हैं प्लेंटिफ पे। ये भी होता है ना कि केस को स्ट्रॉन्ग करने के अच्छा, लिए मैं वही अर्ज करने लगा था। तो अब क्या हुआ है कि अब इस पे जजमेंट आ गई है कि आपने जो बीवी जो औरत है जिसने अपना सामान जहेज वापस लेना है उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस भी अपने सूट में मेंशन करना है। बिल्कुल, ये यहाँ से सारा को डिक्लेयर हो सकता है ताकि ये बात का पता चले कि हाँ वाकई ये जितने का सामान जहेज क्लेम कर रही है इसके पेरेंट्स का इतना फाइनेंशियल स्टेटस है भी कि नहीं। बिल्कुल, पहले ये आमतौर पे लॉयर्स नहीं लिखते थे, अब लिखना चाहिए इन्हें। और जो लिस्ट सामान जहेज है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि उस लिस्ट से ही पता चलेगा ना कि सामान है कौन सा। ठीक है, लेकिन सेपरेशन हो गया, लेकिन उस औरत की अब ये मुश्किल हो गया गुजारा करना, और उसने सामान जहेज सेल कर दिया। अब जाकर अगर वो तलाक दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन उसने क्लियर करवाए हैं, पहली तलाक उसने फॉरवर्ड कर दिया अपनी बीवी को, लेकिन अब क्या उसके खिलाफ की ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी वाइफ ने जो जहेज का सामान बेचा अपना गुजर बसर करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, और कानून में उसके पास जो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन था ना, वो था सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। बतौर खामन उसके नानो नफका की जिम्मेदारी उसके खामन पे थी। आप कह रहे हैं कि अलहदगी हो गई थी, उस अलहदगी को कानून में कोई हैसियत नहीं है। अब बिल्कुल वर्बली जो बात कानून उसको नहीं मानता है, डॉक्यूमेंट्स वो उसकी बीवी है, और बीवी के मेंटेनेंस जो देना वो खामन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसलिए उसके पास ऑप्शन था, वो सूट फाइल कर सकती थी, सूट फॉर मेंटेनेंस। लेकिन इसके बावजूद उसके हालात इस कदर नागुजीर हो गए कि उसे अपना सामान बेचना पड़ा। इसका तो कोई शिक नहीं उसके हस्बैंड पे आती। नहीं, सामान जहेज किसने बेचा? वाइफ ने बेच दिया ना, औरत ने लेकिन बेच दिया। खामन पे क्या ना, उसका सामान था, बीवी का सामान था, बीवी ने बेच दिया। अब इसमें क्या ऐसी फैब्रिकेशंस हो सकती है कि जब वो अदालत में केस लेके जाए साबित करना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर बीवी सूट फाइल करती है, बीवी सूट फाइल करती है फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स का, तो उसको साबित करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से खामन के पास भी तो हक मिला हुआ है ना कानून में कि आप भी उसको निगेट कर सकते हैं, और आप भी डॉक्यूमेंट्री या जो आपके पास रिलायबल एविडेंस है उससे आप भी साबित करने का आपके पास हक महफूज है कि आप ये कहें कि ये इसने भेज दिया। बच्चे माँ या बाप की कस्टडी में किस सूरत में जाएंगे? कानून में एक बात क्लियर लिखी हुई है कि अगर सेपरेशन हो जाए या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाए कि तजाद आ जाए, तो फिर ये होगा कि फीमेल किड जो है
वो टिल द एज ऑफ पॉवर्टी या टिल द एज ऑफ जो है अटेनिंग मैरिज, टिल द एज ऑफ ऑब्टेनिंग पॉवर्टी या हर मैरिज वो माँ के साथ रहेगी। अच्छा, ठीक हो गया। और जो है मेल किड वो जो है वो टिल द अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी वो माँ के साथ रहेगा। अब इनमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस आ गए। एक सर्कमस्टांस ये आ गया कि जो माँ है उसने सेकंड मैरिज कर ली है, उस पे प्रो एंड अगेंस्ट दोनों तरह की जजमेंट्स अवेलेबल हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की। बास जगह पे बास जजमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर सेकंड मैरिज कर ली है तो बच्चे जो हैं वो बाप के पास चले जाएंगे, क्योंकि जो स्टेप फादर है उससे रियल फादर ज्यादा केयर करेगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब बच्ची बच्चा जो भी होंगे दोनों, ठीक है, रियल फादर एक, हाँ जी। अच्छा, दूसरी इस तरह की जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की अवेलेबल है कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कस्टडी चेंज करने की, कि माँ ने सेकंड मैरिज कर ली है तो बाप को ये ग्राउंड मिल गई है कि जनाब सब वो अब बच्चों की कस्टडी ले ले। तो इस तरह यानी मैंने आपको जिस तरह से एज के हवाले से बताया है वो आपने पहले देखना है। उसके बाद दोनों के इक्वल राइट्स हैं। अब ये नहीं है कि कस्टडी माँ के साथ है तो माँ जो है वो बच्चों को मिलवाएगी नहीं। कानून में ये प्रोवाइडेड है कि माँ पाबंद है बच्चों को बाप से मिलवाने की, या स्पाउस या वन पेरेंट, देखें ये अलग होगी है ना, या किसी भी वजह से बच्चे एक पेरेंट के साथ रह रहे हैं, यानी सिंगल पेरेंट वाली बात होगी, वालिद या वालदा दोनों नेचुरल गार्डियन है कानून के मुताबिक। ठीक है, इन दोनों की मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। यानी अगर बच्चे माँ के पास है तो बाप मिलना चाहे तो कानून में उसको गुंजाइश नहीं, हक मिला हुआ है कि वो जब मर्जी मिल सकता है, एक जब मर्जी मिल सकता है। और अगर कानून ये पाई जाते हैं कि मैं मंथली आप मिल सकते हैं, नहीं वो इसलिए ना कि आपका वो तजाद बढ़ गया हुआ है, तो फिर आप कोर्ट में चले गए हैं। तो जब आप कोर्ट में चले गए हैं तो फिर कोर्ट आपको इंटरवीन करती है कि आपने इस तरह से मिलना है। कोर्ट ने आपको कॉन्फ्लिक्ट ना बन सके, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इस तरह का। और उसके बाद ये भी आपको बताऊं कि बच्चों का मेंटेनेंस जो है वो बाप की ही जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ, और अगर बाप नहीं अफोर्ड करता है और दादा अफोर्ड करता है तो सेक्शन 370 है मेरा ख्याल है जो है उसके तहत जो है वो दादे ने फिर देना है कि सेकंड मैरिज इज नॉट ए ग्राउंड टू चेंज द कस्टडी ऑफ माइनर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि कस्टडी चेंज कर दी जाए कि वालदा ने सेकंड मैरिज कर ली है और इससे पहले कस्टडी माँ के पास थी, तो अब बाप ये कहे कि नहीं जी उसने तो सेकंड मैरिज कर ली है, मैं ये बच्चों जहां बच्चे पहले पढ़ रहे हैं। इस पे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स अवेलेबल हैं दोनों साइड्स पे, उधर भी नहीं जी सेकंड मैरिज कर ली है बच्चों को उनकी हम अपब्रिंगिंग करेंगे, हमें मिल जाए। तो इस तरह की जजमेंट्स अवेलेबल है कि हाँ ठीक है अब उसने तो सेकंड मैरिज कर ली है तो भाई अब बच्चे, बाप तो कह रहा है कि मैं पालूंगा तो उसे दे दीजिए। फाइनेंस के पार से ये नहीं होगा कि फाइनेंशियली माँ स्ट्रांग है तो बाप जो है बड़ी जुम्मा हो गया, नहीं, कानून में उसके लिए कंपल्शन है, जिम्मेदारी है। बीवी बच्चों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी खामन पे और बाप पे। बहुत शुक्रिया जी आबिद साहब, आज बहुत ही लेंथी और डिटेल्स में आपने गुफ्तगू की और काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मुलाकात का मौका दिया। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान सादुल्लाह कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।